मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग कक्षा 9 भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 9 भूगोल में हम लोगों ने अभी तक लेसन 1 कंप्लीट कर लिया और लेसन 2 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। किसका? लेसन 2 का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों, जिसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट का अध्ययन कर लिया है और कुछ अभी जो बाकी है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम लोग लेसन 2 में अभी तक अध्ययन किए हैं मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोगों ने पर्वतीय मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन कर लिया है और अब हम शुरू करते हैं उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदान के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 6 पार्ट में से हम लोग दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। जो हमारा ये पूरा मैदान है मित्रों, ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशाल मैदान कहते हैं या उत्तर का मैदान बोला जाता है, इसको उत्तरी मैदान भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रमुख नदियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊपरी वाला जो क्षेत्र है ये सिंधु के सहायक नदियों और सिंधु से बना हुआ है। ये पूरा आपका है गंगा के मैदान का, और इधर वाला पार्ट जो है ये ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र से बना हुआ है। ये हम लोगों को याद रखना है। तो जो पूरा उत्तर का विशाल मैदान है वो उन 3 नदियों को हम लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं, इनका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, इसका क्षेत्रफल है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर मतलब 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लगभग 320 किलोमीटर चौड़ा है। हम लोगों को ध्यान देना है, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप है या विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, जहां पर लोग निवास करते हैं मतलब रहने वाले लोगों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। कहां पर है? असम में है। ब्रह्मपुत्र के नदी के क्षेत्र में आता है, असम में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है जहां पर मानव का निवास है? तो हम लोग को याद रखना है माजुली द्वीप। कहां पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग को देखना है मित्रों गंगा क्या है? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदी क्या है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान असम क्षेत्र में है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र कहाँ पर? असम में है। और उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी जो मैदान है उसके पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं, क्योंकि उत्तर में पंजाब है, हम लोग जानते हैं। अब नदी पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक श्रेणी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 3 श्रेणियां मान लीजिए हिमालय में है, जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है उसको शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर, कितना है? 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती है। किसका? गुटिका का निक्षेप करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भांवर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांवर कहते हैं। गुटिका का मतलब होता है पर जो पहाड़ होते हैं उसका टूटा फूटा भाग, जो बोल्डर मॉडल में कहने का मतलब टूट के आता है, उसको हम लोग गुटिका बोलते हैं। ये क्या गोल्डकर का निक्षेप करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? भांवर। इसमें चित्र में दिखाया गया मित्रों, इसलिए हमने चित्र लिया ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भांवर किसे कहते हैं। शिवालिक श्रेणी से, मतलब ये मान लीजिए हिमालय है, हिमालय के नीचे वाली श्रेणी आपकी हिमालय मान लीजिए शिवालिक श्रेणी में आती है। इसके नीचे का जो गुटका मतलब टूट टूट के पर्वत क्या है? इकट्ठे हो गए हैं और एक पूरा क्षेत्र बन गया है, तो इसी को भांवर बोलते हैं। क्या कहते हैं? भांवर बोलते हैं। नदियां आती हैं ऊपर से और ऊपर से आ करके इसी के अंदर बहती हैं। यहाँ से क्या होती है? नदियां ऊपर नहीं दिखाई पड़ती, नीचे नीचे बहती हुई जाती हैं। ये हम लोग को ध्यान देना। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भांवर बोलते हैं। और सभी सरिताएं मतलब सभी नदियां इस भांवर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब विलुप्त हो जाती हैं, चूंकि बहुत ऊंचा क्षेत्र होता है, कई पर्वत इकट्ठे टूटे छोटे छोटे पार्ट टूट के इकट्ठा रहते हैं तो ऊंचा हो जाता है, तो नदियां इसी के अंदर बहते हुए आगे को बढ़ती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती। जब ये पार्ट खत्म हो जाता है तो यहाँ पर नदी फिर से दिखाई पड़ने लगती है।
और पुनः दिखाई पड़ने लगती एवं नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ये हम लोग को याद रखना है। डिफिनीशन मित्रों बहुत आराम से समझ में जाएगी कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ निकल रही हैं, आगे बोल्डर का पूरा क्षेत्र है जिसको हम लोग भांवर बोलते हैं, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, और भांवर भांवर से निकल कर नदियाँ जब जमीन पर दिखाई पड़ने लगती हैं तो वो दलदली क्षेत्र पूरा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और तराई के आगे का क्षेत्र होता है मित्रों, कहने का मतलब है जब नदी क्या है कि जब नदी अपने पुराने मृदा को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो जो इसको पुराने वाला किनारे वाला भाग होता है इसको हम लोग बांगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। कहने का मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर बोलते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं, ये हम लोगों को देखना है। बांगर के नीचे दिखाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मित्रों कि बाढ़ का कह रहा है, बाढ़ वाले मैदान में पुराने निक्षेप बने भूभाग या मैदान जो होते हैं उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। जैसा हमने देखा कि नदी ये मान लीजिए यहाँ बह रही है तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो इधर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये क्या होगा, बांगर वाले क्षेत्र आएंगे। चित्र में हम लोगों ने देखा तो पुरानी जलोढ़ मृदा से बांगर बनते हैं, और बाढ़ वाले मैदानों में नए जलोढ़ क्या है, नए एवं युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। कहने का मतलब है नदी के किनारे जो तुरंत मिट्टी इकट्ठा होती है, क्या होती है, नदी के किनारे जो तुरंत मिट्टी इकट्ठा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो पहले से इकट्ठा रहती है थोड़ी दूर पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर। मतलब पुरानी जलोढ़ हो जाती है, यहाँ से नदी पहले थी बाद में हट गई तो जो पुरानी हो गई उसको बांगर बोलते हैं, और जो नवीन मृदा है उसको खादर बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तीसरा पार्ट है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला पठार है। कैसा, एक मेज की आकृति वाला पठार है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। हम लोगों को ध्यान देना किससे, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना होता है। यह गोंडवाना भूमि क्या है, गोंडवाना भूमि से टूटने वाले अपवाह के कारण बना है। किससे, अपवाह के कारण बना हुआ। क्या हम लोगों ने देखा था गोंडवाना से अलग होकर के जब पेंजिया और पेंथालिसा थे तो पेंजिया अलग होकर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो ये पूरा गोंडवाना लैंड था, ये पूरा अंगारा लैंड था। तो इसी गोंडवाना से ये बना हुआ है। ये हम लोग को ध्यान देना। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भाग है। कैसा भाग है, यह प्राचीनतम भूभाग है। हम लोगों को ध्यान देना है। जो गोंडवाना भूमि है, कहने का मतलब हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत की प्राचीनतम भूमि है। प्राचीनतम पठार कह सकते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है, या भूभाग कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये उसी प्रकार एक चित्र दिखाया मतलब मित्रों की प्रायद्वीपीय पठार जो है ये देखिए बिल्कुल शिखा के आकार का नहीं है, ये एक समतल है। अगर पर्वत होता तो बिल्कुल इस तरह से होता। ये हम लोगों को ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः दो भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्यतः कितने भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हैं। ये हम लोगों को देखना है। जैसे आप, एक होता है मध्य उच्च भूमि, एक होता है दक्कन का पठार। क्या होता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, नर्मदा नदी जैसा कि हम लोग जानते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मित्रों, ये आपकी बीच में नर्मदा नदी बहती आ रही है। ये नर्मदा नदी कि कह रहा उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर, नर्मदा नदी के उत्तर में ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार के अधिकतर भूमि पर क्या कह रहा है, जो फैला हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, मध्य भूमि या उच्च भूमि बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दे रहा है। चित्र के माध्यम से देखेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मालवा का पठार है मित्रों, हम लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है और कुछ महाराष्ट्र तक फैला हुआ, लेकिन मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे देखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व क्या है, उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय का पठार क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं, जिसको कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे उत्तर कचार पठारी भी कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग नॉर्मल जानते थे मित्रों कि जो हमारा पठारी क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये पूरा ये वाला क्षेत्र मान लीजिए आता था, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर की, ये यहाँ पर घाटी छोड़ने के बाद यहाँ पर ये वाला पूरा क्षेत्र जो है मित्रों, ये वाला पूरा क्षेत्र, कहने का मतलब मेघालय वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। इसको हम लोगों को ध्यान देना है। ये थोड़ा गैप करके है लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है।
अब इसमें क्या होता है, मेघालय के पठार करके पूछ सकता है, या कार्बी एंगलोंग का पठार किसे कहते हैं, मेघालय के पठार को कहते हैं, किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसको उत्तर कचार पठारी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के कारण छोटा नागपुर से अलग होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला जो पूरा क्षेत्र है मित्रों, बीच वाला, ये एक भ्रंश घाटी के अंतर्गत आता है। किसका, भ्रंश मतलब घाटी है, जिसके कारण ये प्रायद्वीप से अलग हो गया है। ये हम लोगों को ध्यान देना, नहीं तो ये होता, ये बीच में भ्रंश घाटी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, जिसके कारण छोटा नागपुर से अलग हो गया है। कह रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी तीन प्रमुख, कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी तीन प्रमुख चोटियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। कहाँ पर है, मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में है। ये हम लोगों को ध्यान देना, तीन चोटी है, ये बहुत पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए मित्रों इसमें लिखा गया, हमने लिखा है ताकि आपको आ जाए, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछा हुआ था कि पश्चिम से पूर्व की ओर तीनों चोटियों को स्थापित करना था। तो आपकी पहले सबसे पश्चिम में है गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। ये हम लोग देख रहे हैं, ये है गारो, खासी, जैंतिया। गारो, फिर खासी और फिर जैंतिया। कहाँ पर है, मेघालय में है, मेघालय के पठार में है। तीन चोटी का नाम याद रखना है। पूर्व से पूछेगा तो इधर से हम लोग जाएंगे, पश्चिम से पूछेगा इधर से आएगा। अभी तक पश्चिम से पूछा हुआ है, तो आगे भविष्य में पूर्व से भी पूछ सकता है। तो हम लोग को याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जैंतिया, और पूर्व से पूछेगा तो जैंतिया, खासी और गारो। ये हम लोगों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब अगला है मित्रों हम लोगों को कि पश्चिमी घाट क्या है। हम लोग को देखना है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। क्या है, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है मित्रों, ये वाला, ये पूरा आपका क्षेत्र है पश्चिमी घाट, और ये वाला पूरा क्षेत्र है आपका पूर्वी घाट। ये हम लोग, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितनी है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर है औसत में, और पश्चिमी घाट की 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर है। ये हम लोग को ध्यान देना है, कितना है, 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसलिए ये कहा जाता है, चूँकि इसकी कितना 600 है और इसकी पश्चिमी घाट की 900 से 1600 है, तो जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट ऊंचा होगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से, कहाँ है, महानदी कहाँ पर है, ये है मित्रों महानदी हमारी, क्या है, महानदी है। महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक, कहाँ तक, दक्षिण में नीलगिरी तक, पहाड़ी तक, ये पूरा कहने का मतलब ये बता रहे हैं नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। क्या है, सतत नहीं है, मतलब लगातार नहीं है। ये अनियमित है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसको काट दिया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बीच में कटा हुआ है। उसके बाद में इसमें देखिए हम लोग, ये पश्चिमी घाट दिखाया गया, ये वाला पूरा क्षेत्र पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर बीच में कटा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर कृष्णा गोदावरी नदी कटी है। तो ये कहने का मतलब कई स्थानों पर कटा हुआ है। तो पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो पूर्वी घाट है वो कटा छटा है, और जो पश्चिमी घाट है देखिए हम लोग देख रहे हैं ये पूरा नियमित है, मतलब लगातार है, यही के कटा छटा नहीं है। तो हम लोगों दोनों में अंतर याद रखना है कि पूर्वी घाट आपका है, पूर्वी घाट का विस्तार जैसा कि हम लोग जानते हैं महानदी से नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये कटे छटे हैं। कौन सा घाट कटा छटा है, पूर्वी घाट छटा, बंगाल की घाटी में जो नदियाँ गिरती इसको काटे हुए हैं। पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर कौन सी वर्षा होती है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है। वर्षा घाट पर पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। क्या होती है, आर्द्र, ये पूरा कगार मॉडल में, तो हवा यहाँ से टकराती है फिर ऊपर उठती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, आगे हम लोगों को देखना है कि पश्चिमी घाट जो है क्या है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी। क्या है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, जो 2695 मतलब 2695 मीटर है। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। तो हम लोगों को याद रह रहा, पूछा जाता है मित्रों कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। ये हम लोग देख रहे हैं, ये अनाईमुड़ी है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है, पश्चिमी घाट की है। किसकी है, हम लोगों को ध्यान देना है, पश्चिमी घाट की। किसकी है, पश्चिमी घाट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट की कह रहा है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या है, महेंद्रगिरी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कितनी है, 1500 मीटर है, ऊंचाई कितना है, 1500 मीटर है। और जो आपकी अनाईमुड़ी है इसका है 2695, कितना है, 2695।
मीटर इसकी ऊंचाई, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये मित्रों इसलिए दोहरा रहा हूँ, बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये हम लोगों को याद रखना है। महेंद्रगिरी भी काफ़ी बार पूछा गया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो केरल में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ यह है कि काली मृदा पाई जाती है। क्या मिले, प्रायद्वीपीय पठार पर काली मृदा पाई जाती है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई। किसकी हुई, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुई, इसलिए इसे शैल, आग्नेय शैल इसके अंतर्गत आती है, आग्नेय शैल के अंतर्गत आती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी ज़्यादातर कैसी है, काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी की लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, भारतीय मरुस्थल, या जिसको हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, थार के मरुस्थल के बारे में सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना है मित्रों, ये विश्व का सबसे अधिक घना बसा मरुस्थल है। विश्व के क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे अधिक घना बसा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। कहाँ पर है, हमारे भारत में है, मतलब हमारे देश में है। ये हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, थार का मरुस्थल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल, ये थार का मरुस्थल इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ वर्षा 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्ष में होती है, हम लोग को ध्यान देना है, इसलिए मरुस्थल है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, लूनी नदी, राजस्थान की या किस क्षेत्र की, खास करके रेगिस्तानी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी, हम लोगों को ध्यान देना है। और बरकान क्या होता है, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला पाए जाते हैं। कहाँ पर, जैसलमेर में। ये अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, बालू के टीले होते हैं। ये क्वेश्चन आता है मित्रों, अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, बालू के टीले होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरकान बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है, याद किए रखना है। ये बहुत बार पूछा जाता है, लोग सोचते हैं कहाँ से आ गया, बालू का टीला है, कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर राजस्थान में। लंबौत टीले जो बालू के होते हैं वो कहाँ पर, भारत और पाक सीमा के पास पाए जा रहे हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है मित्रों, भारत का तटीय मैदान क्या है, भारत का तटीय मैदान, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो भारत का जो तटीय मैदान है मित्रों, वो तट पर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तट माने किनारा हो जाएगा, समुद्र ये वाला पूरा क्षेत्र दिखा रहा है, ये पूरा तटीय क्षेत्र है जहाँ पर समुद्र भारत से मिलता है। तो ये पूरे तटीय क्षेत्र हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार के किनारों के संकीर्ण तटीय पट्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं, संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा क्या हो गया, तटीय क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र को पूरा हम पश्चिमी घाट और इधर वाले को पूर्वी घाट बोलते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें कहते हैं पश्चिमी घाट के 3 भाग हैं, पश्चिमी घाट के 3 भाग हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, काफ़ी बार आया है। तो पश्चिमी घाट के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट के, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो आपके जो दमन से लेकर, कहने का मतलब जहाँ से एक हिसाब से कह सकते हैं महाराष्ट्र शुरू होता है, सूरत के नीचे, दमन से लेकर के गोवा, क्या है, दमन से लेकर के गोवा के बीच का जो क्षेत्र होता है पूरा, ये मित्रों महाराष्ट्र और गोवा के में फैला हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। कहाँ हो फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। दमन से लेकर के गोवा तक, दमन से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, इसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। अगला है आपका कन्नड़ तट। क्या है, कन्नड़ तट, ये कहाँ से होता है, गोवा से लेकर के, कहाँ से, गोवा से लेकर के मित्रों, ये कन्नड़ वाला गोवा से लेकर के मंगलूर तक फैला हुआ है। कहाँ तक, गोवा से लेकर के मंगलूर तक फैला हुआ है। इसको हम लोग कनारा तट या कन्नड़ तट बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है, कनारा तट या कन्नड़ तट बोलते हैं। परीक्षाओं में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि कन्नड़ तट या कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, हम लोग को ध्यान देना है। कोंकण तट कर्नाटक में है। कोंकण मतलब जो है, कन्नड़ तट कहाँ है आपका, कन्नड़ कहाँ है, कन्नड़ मतलब कर्नाटक, कहाँ पर, कर्नाटक में है, हम लोगों को ध्यान देना है। कन्नड़ तट कर्नाटक में है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गोवा से लेकर के मंगलूर तक फैला हुआ, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हमारा मालाबार तट। क्या है, मालाबार तट, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों। मालाबार तट कहाँ है, मंगलूर से लेकर के, कहाँ से, मंगलूर से लेकर के आपका, मंगलूर जैसा कि हम लोग जानते हैं कर्नाटक के अंतर्गत आता है। मंगलूर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। किसके अंतर्गत आता है, केरल के अंतर्गत आता है मालाबार तट। कौन तट, मालाबार तट। तो ये हमारे 3 तट हो गए। जो आपका कोंकण तट है, ये महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। और जो कन्नड़ तट है, कहाँ पर, कन्नड़ तट, ये कर्नाटक में फैला हुआ है, ये गोवा से लेकर मंगलूर तक है। और आपका उत्तर ये
मालाबार तट है, ये केरल में फैला हुआ है। कहाँ से तक है? मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये हमारे 3 तट हो गए मित्रों। चित्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पूर्वी घाट जो है 2 तटों में बटा हुआ है, 2 भाग में है। जैसे एक है आपका उत्तरी सरकार तट। क्या होता है उत्तरी सरकार तट? जैसे इसको हमने बनाया है महानदी से लेकर के मित्रों, कहाँ से? महानदी से लेकर के गोदावरी नदी तक। कहाँ तक? महानदी से लेकर के गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। इसको हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कहाँ तक? उत्तरी सरकार तट है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और कुछ भाग उत्तरी आंध्र प्रदेश का है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो फैला हुआ है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। कहाँ तक? महानदी से गोदावरी नदी तक। अगला है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तक कहाँ? कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हमारा 2 पूर्वी जो पश्चिमी घाट हैं ये 3 तटों में विभाजित हुए हैं, और जो पूर्वी घाट है वो 2 तटों में बटा हुआ है। ये आपका उत्तरी सरकार तट, और नीचे हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चिल्का झील क्या है? चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। इसमें खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। किसकी पानी की? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो महानदी के दक्षिण भाग में है। कहाँ पर? महानदी के दक्षिणी भाग में है। ये हम लोगों को ध्यान देना। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंतर्गत आती है। ये हम लोगों को देखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को देखना है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे द्वीप समूह का। किसका मित्रों? जो हमारा पार्ट 6 पार्ट में भारत को डिवाइड करके हम लोग अध्ययन कर रहे थे, अब उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे द्वीप समूह का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में मुख्यतः 2 द्वीप समूह। कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं। एक आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक आपका है लक्षद्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये हमारे 2 द्वीप समूह हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग लक्षद्वीप का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है, चूंकि ये द्वीप समूह है मित्रों। क्या है? द्वीप पूरा समूह है। तो समूह का मतलब उसमें कई द्वीप होंगे। तो हम लोगों को ध्यान देना है जो लक्षद्वीप है इसमें 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, लेकिन सब पर इंसान नहीं रहते हैं, कुछ पर रहते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा भारत का द्वीप है जो प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है? लक्षद्वीप है। ये हम लोग को ध्यान देना है। केरल के तटीय कह रहा है कि मालाबार तट, जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि ये वाला पूरा क्षेत्र मालाबार तट आता है, तो कहला रहा है कि मालाबार तट पर, कहाँ पर? मालाबार तट के पास स्थित द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ। पहले इसको लकाद्वीप या मिनिकॉय अथवा एमोनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये हम लोगों को ध्यान देना, 3 नाम से जाना जाता था। लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्या है? 1973 में। कब? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। क्या रखा गया? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। इसका क्षेत्रफल मित्रों लक्षद्वीप का बहुत बड़ा तो नहीं है, ये द्वीप है, तो इसका क्षेत्रफल 32.62, कहने का मतलब 32.32 मान सकते हैं, 32.62 वर्ग किलोमीटर, लगभग 32 किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 12, इसको मील में हम लोग देखेंगे, 12 वर्ग मील है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चूंकि मील करके भी उसमें दिया है तो पूछ सकता है कि मान लीजिए ये आप 32 वर्ग किलोमीटर है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 12 वर्ग मील के अंतर्गत आता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। राजधानी लक्षद्वीप की कांवरती है, ये हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे पिछली बार पाठ में क्वेश्चन पूछा हुआ था कांवरती के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्ट राजधानी ना पूछ करके उन्होंने पूछा था कि अगर आप कांवरती घूमना चाहते हैं तो आप भारत की किस प्रदेश में जाएंगे या किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो हम लोग को जानना था लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में, क्योंकि कांवरती लक्षद्वीप की राजधानी थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी मित्रों। हम लोगों को इसको पैटर्न को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि लक्षद्वीप के कह रहा है कि पिटली द्वीप, लक्षद्वीप के पिटली द्वीप पर, एक पिटली द्वीप है इसका, लक्षद्वीप के पिटली द्वीप पर पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, मानव निवास नहीं है यहाँ पर, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। ये बहुत बार, एक बार क्वेश्चन आया था मित्रों, कई बार पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में कि पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो हम लोग को याद रखना है लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है पिटली। क्या है? पिटली है, उसी पर ये हम लोगों को ध्यान देना। ये लक्षद्वीप का मित्रों ये पूरा चित्र है, इसमें मैप में आप देख सकते हैं, केरल के पास ही है, ये पूरा लक्षद्वीप है। एक क्वेश्चन हम लोग और याद रखना है कि मान लीजिए आपका ये लक्षद्वीप है और नीचे मालदीव है, तो लक्षद्वीप चूंकि भारत के अंतर्गत आता है तो हम लोग को ध्यान देना है कि 8 डिग्री, क्या है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को मालदीव से, ये मालदीव मान लीजिए मालदीव से अलग करती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कुल मिलाकर मित्रों 572 द्वीप हैं। कितने हैं? कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं, छोटे बड़े मिलाकर के। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब पे जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत छोटे छोटे द्वीप है, सब पर जीवन नहीं रहते, कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। ये हम लोगों को मानव बसाव के बारे में याद रखना है। ऐसा नहीं है कि 572 है तो 572 पर लोग रहते हैं। 572 द्वीप हैं जिसमें से कुछ लोग कुछ द्वीपों पर रहते हैं, जिसके मतलब इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जाता है। उत्तर मतलब में जो है उसको अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं और दक्षिण वाले को निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। इसके लिए इसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? ये बहुत क्वेश्चन आता है मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर है। कहाँ पर? बैरन द्वीप इसका है। एक है द्वीप बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। ये पूरे भारत में एक ही ऐसा द्वीप है जिस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया, आप लोगों को याद रखना है कि किस द्वीप पर, भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम लोगों को ध्यान देना है बैरन द्वीप पर। किस पर? बैरन आइलैंड पर। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं हिमालय के कुछ शिखर हैं। भारत देश और इसकी ऊंचाइयां भारत देश में मतलब जो देश में किस देश में है, जैसे माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं मित्रों, ये नेपाल में है। इसकी 8,848 या कहीं कहीं 50 भी लिखा मिलता है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट गार्डविन ऑस्टिन, जिसको केटू गार्डविन भी बोलते हैं, ये पीओके में पहले भारत में थी, पीओके के अंतर्गत इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है मित्रों। इसकी लिखा नहीं गया है, इसकी ऊंचाई है 8,611। कितना? 8,611 मीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और कंचनजंगा जानते हैं हम लोग, सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,598। ये पूछा जाता है मित्रों कभी कभी क्रम में लगाने के लिए, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। नंगा पर्वत भारत में है और इसकी ऊंचाई कितना? 8,126 मीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे भारत के बारे में कुछ नॉलेज था जिसको हम लोगों ने अध्ययन किया मित्रों, कि भारत को कितने भागों में बांटकर, कितने प्राकृतिक भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। ये हम लोगों ने देखा 6 पार्ट में डिवाइड करके। अब इसका हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है इसको 3 भागों में बांट करके इसके अध्ययन किया गया मित्रों। एक होता है महान हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। एक होता है हिमालय या निम्न हिमालय बोलते हैं। एक होता है शिवालिक श्रेणी। क्या होता है? शिवालिक श्रेणी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने 3 नदियां देखा। आपका सिंधु है, गंगा है और क्या है? ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, जिसके द्वारा पूरे मतलब मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने महान मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया, जिसकी लूनी नदी बहुत प्रमुख नदी है, ये हम लोग जानते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोगों ने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत की बहुत प्राचीनतम भूभाग है। और इसका जो प्राचीनतम भूभाग है, इसका मालवा क्षेत्र जो है ऊपरी क्षेत्र कहलाता है, नीचे वाला क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद में उत्तरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम लोगों ने देखा। पश्चिमी घाट सतत है और पूर्वी घाट कटा छटा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो और उसके बाद में लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पूर्व ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र है पूर्वोत्तर में, इसको हम लोग पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय भी कभी कभी लिखा जाता है। क्या है? पूर्वांचल पर्वत भी बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया मित्रों। इससे पहले चूँकि एक वीडियो में हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट अध्ययन किया था लेसन 2 का, और इसमें जो बचा हुआ था उसका अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर अब जो इससे क्वेश्चन बन सकते थे पूरे पार्ट से मित्रों, उसको हम लोगों को देख लेना है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हुआ होता है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं कि प्रायद्वीप कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग जानते हैं जो 3 ओर से भाग घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत का नीचे वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये वाले क्षेत्र को जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, जो क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, किसने ओर से? चारों ओर से, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? संयुक्त मतलब मिले जुले नाम, जो मिजोरम में अलग है और
कहने का मतलब जो भी मणिपुर में अलग है, नागालैंड में अलग है, तो कुल मिला के एक समूह के रूप में जब देखा जाता है, पूर्वांचल के पर्वत की बात हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हिमाचल। क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं कि पूर्वांचल कहते हैं कि उत्तराखंड बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया है कि जो पर्वतों के नॉर्थ ईस्ट के पर्वत हैं संयुक्त रूप से, उसको हम लोग पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी बोलते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम घाट पट्टी क्या है। गोवा के दक्षिण में जो मान लीजिए हमारा क्षेत्र है मित्रों, मान लीजिए यहाँ पर गोवा है, कह रहा है गोवा के दक्षिण मतलब नीचे स्थित पश्चिम पट्टी को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं कि कन्नड़ कहते हैं कि कोंकण कहते हैं कि उत्तरी सरकार कहते हैं। तो गोवा के दक्षिण में हम लोग जानते हैं कर्नाटक है, और कर्नाटक को हम लोग क्या बोलते हैं, तट को कन्नड़ तट बोलते हैं। क्या कहते हैं, कन्नड़ या कनारा तट बोलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन सा तट, कन्नड़ तट, गोवा के दक्षिण में। इसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं। यही एनसीईआरटी की खासियत है मित्रों, इसीलिए बेस मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट का कौन है, अनाईमुड़ी है कि कंचनजंगा है कि महेंद्रगिरी है कि खासी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। कौन सा है, महेंद्रगिरी है। ये 1500 मतलब मीटर है, कितना है, 1500 मीटर मतलब 1500 मीटर इसकी ऊंचाई, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारा लेसन 2 क्या है मित्रों, ये हम लोगों का लेसन 2 था, कंप्लीट हो गया। 2 वीडियो में इसका हम लोगों ने अध्ययन किया है, चूँकि बहुत बड़ा पार्ट हो जाता, भारत के बारे में अध्ययन करना था, डिटेल से हम लोगों ने देखा जितना 9th क्लास से हो सकता था, उससे आगे जा करके। तो वीडियो में 1-2A करके है मित्रों, लेसन 2, और एक 2A करके रहेगा। हम लोग दोनों वीडियो देखेंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे, निश्चित ही आपको बहुत सीखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।